लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी 5 दिन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जम्मू तवी के रास्ते कश्मीर जाइए तो खुद के आगे एक छोटा सा पहाड़ी गांव बटोत आता है। बड़ी पुरफिजा जगह है। यहां दिक्कते मरीजों के लिए एक छोटा सा सिनेटोरियम है। यूं तो आज से 8-9 बरस पहले बटोत में पूरे 3 महीने गुजार चुका हूं और इस सेहत अफजा मुकाम से मेरी जवानी का एक नापुख्ता रूमान भी वाबस्ता है, मगर इस कहानी से मेरी किसी भी कमजोरी का ताल्लुक नहीं। 6-7 महीने हुए मुझे बटोत में अपनी एक दोस्त की बीवी को देखने के लिए जाना पड़ा, जो वहां सिनेटोरियम में जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। मेरे वहां पहुंचते ही एक मरीज चल बसा और बेचारी पद्मा के सांस जो पहले ही उखड़े हुए थे और भी गैर यकीनी हो गए। मैं नहीं कह सकता वजह क्या थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि महज इत्तेफाक था कि 4 रोज के अंदर अंदर इस छोटे से सेनेटोरियम में 3 मरीज ऊपर तले मर गए। जो ही कोई बिस्तर खाली होता या तीमारदारी करते करते थके हुए इंसानों की थकी हुई चीख पुकार सुनाई देती, सारे सेनेटोरियम पर एक अजीब किस्म की खाक सतरी उदासी छा जाती और वो मरीज जो उम्मीद के पतले धागे के साथ चिमटे होते थे, यास की अथाह गहराइयों में डूब जाते। मेरे दोस्त की बीवी पद्मा तो बिल्कुल दम्बखुद हो जाती। उसके पतले होंठों पर मौत की जर्दियां कांपने लगती और उसकी गहरी आंखों में एक निहायत ही रहम अंगेज इस्तफसार पैदा हो जाता। सबसे आगे एक खौफजदा क्यों और उसके पीछे बहुत से डरपोक नहीं। तीसरे मरीज की मौत के बाद मैं बाहर बरामदे में बैठकर जिंदगी और मौत के मुतल्लिक सोचने लगा। सिनेटोरियम एक मर्तबान सा लगता है जिसमें ये मरीज प्याज की तरह सिरके में डले हुए हैं। एक कांटा आता है और जो प्याज अच्छी तरह गल गई है उसे ढूंढता है और निकाल कर ले जाता है। ये कितनी मज़ाका खेज तशबीह थी, लेकिन जाने क्यों बार बार यही मेरे जेहन में आई। मैं इससे ज्यादा और कुछ न सोच सका कि मौत एक बहुत ही भौंडी चीज है। यानी आप अच्छे भले जी रहे हैं, एक मर्ज कहीं से आन चिमटता है और मर जाते हैं। अफसानवी नुक्ताए नजर से भी जिंदगी की कहानी का ये अंजाम कुछ चुस्त मालूम नहीं होता। बरामदे से उठकर अंदर दाखिल हुआ। 10-15 कदम उठाए होंगे कि पीछे से आवाज आई, दफना आए आप नंबर 22 को। मैंने मुड़कर देखा। सफेद बिस्तर पर 2 काली आंखें मुस्कुरा रही थीं। ये आंखें, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, एक बंगाली औरत की थीं जो दूसरे मरीजों से बिल्कुल अलग तरीके पर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उसने जब ये कहा, दफना आए आप नंबर 22 को, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम इंसान को नहीं बल्कि एक अदद दफना करा रहे हैं। और सच पूछिए तो उस मरीज को कब्र के सुपुर्द करते हुए मेरे दिलो दिमाग के किसी कोने में भी ये एहसास पैदा नहीं हुआ था कि वो एक इंसान था और उसकी मौत से दुनिया में एक खला पैदा हो गया है। मैं मजीद गुफ्तगू करने के लिए उस बंगाली औरत के पास बैठा, जिसकी स्याह फाम आंखें ऐसी हौलनाक बीमारी के बावजूद तरोताज़ा और चमकीली थीं। तो उसने ठीक उसी तरह मुस्कुराकर कहा, मेरा नंबर 4 है। फिर उसने अपनी सफ़ेद चादर की चंद सलवटें अपनी उस्तख्वानी हाथ से दुरुस्त की और बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, आप मुर्दों को जलाने दफनाने में काफी दिलचस्पी लेते हैं। मैंने यूं ही जवाब दिया, नहीं तो। इसके बाद ये मुख्तसर गुफ्तगू खत्म हो गई और मैं अपने दोस्त के पास चला गया। दूसरे रोज में हस्बे मामूल सैर को निकला। हल्की हल्की फुआर गिर रही थी, जिससे फिजा बहुत ही प्यारी और मासूम हो गई थी। यानी जैसे उसको उन मरीजों से कोई सरोकार ही नहीं जो उसमें जरासीम भरे सांस ले रहे थे। चीड़ के लंबे लंबे दरख्त, नीली नीली धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियां, सड़क पर लुढ़कते हुए पत्थर, पस्त कद मगर सेहतमंद भैंसें, हर तरफ खूबसूरती थी। एक पर एतिमाद खूबसूरती जिसे किसी चोर का खटका नहीं था। मैं सैर से लौटकर सेनेटोरियम में दाखिल हुआ तो मरीजों के उतरे हुए चेहरों ही से मुझे मालूम हो गया कि एक और अदद चल बसा है, 11 नंबर, यानी पद्मा। उसकी धसी हुई आंखों में जो खुली रह गई थी, मैंने बहुत से खौफजदा क्यों और उनके पीछे बेशुमार डरपोक नहीं मुंजमद पाए। बेचारी
पानी बरस रहा था, इसलिए खुश्क ईंधन जमा करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल उस गरीब की लाश को आग के सुपुर्द कर दिया गया। मेरा दोस्त वहीं चिता के पास बैठा रहा और मैं उसका सामान ठीक करने के लिए सिनेटोरियम आ गया। अंदर दाखिल होते हुए मुझे फिर उस बंगाली औरत की आवाज आई, बहुत देर लग गई आपको? जी हाँ, बारिश की वजह से खुश्क ईंधन नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। और जगहों पर तो ईंधन की दुकानें होती हैं, पर मैंने सुना है यहां इधर उधर से खुद ही लकड़ियां काटनी और चुननी पड़ती हैं। जी हाँ, जरा बैठ जाइए। मैं उसके पास स्टूल पर बैठ गया तो उसने एक अजीब सा सवाल किया, तलाश करते करते जब आपको खुश्क लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता होगा तो आप बहुत खुश होते होंगे। उसने मेरे जवाब का इंतजार न किया और अपनी चमकीली आंखों से मुझे बगौर देखते हुए कहा, मौत के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? मैंने कई बार सोचा है लेकिन समझ नहीं सका। वो दानाओं की तरह मुस्कुराई और बच्चों के से अंदाज में कहने लगी, मैं कुछ कुछ समझ सकी हूं, इसलिए कि बहुत मौतें देख चुकी हूं, इतनी कि आप शायद 1000 बरस भी जिंदा रहकर न देख सकें। मैं बंगाल की रहने वाली हूं, जहां का कहत आजकल बहुत मशहूर है। आपको तो पता ही होगा, लाखों आदमी वहां मर चुके हैं, बहुत सी कहानियां छप चुकी हैं, सैकड़ों मजमून लिखे जा चुके हैं। फिर भी सुना है कि इंसान की इस विपदा का अच्छी तरह नक्शा नहीं खींचा जा सका। मौत की उसी मंडी में मौत के मुतल्लिक मैंने सोचा। मैंने पूछा, क्या? उसने उसी अंदाज से जवाब दिया, मैंने सोचा कि एक आदमी का मरना मौत है, 1 लाख आदमियों का मरना तमाशा है। सच कहती हूं, मौत का वो खौफ जो कभी मेरे दिल पर हुआ करता था बिल्कुल दूर हो गया। हर बाजार में 10-20 अर्थियां और जनाजे नजर आएं तो क्या मौत का असली मतलब फौत नहीं हो जाएगा? मैं सिर्फ इतना समझ सकी हूं कि ऐसी बेतहाशा मौतों पर रोना बेकार है, बेवकूफ़ी है। अव्वल तो इतने आदमियों का मरना ही सबसे बड़ी हमाकत है। मैंने फौरन ही पूछा, किसकी? किसी की भी हो, हमाकत हमाकत है। एक भरे शहर पर आप ऊपर से बम गिरा दीजिए, लोग मर जाएंगे। कुओं में जहर डाल दीजिए, जो भी उनका पानी पिएगा मर जाएगा। ये काल, कहत, जंग और बीमारियां सब वाहियात हैं। इनसे मर जाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऊपर से छत आ गिरे। लेकिन दिल की एक जायज ख्वाहिश की मौत बहुत बड़ी मौत है। इंसान को मारना कुछ नहीं, लेकिन उसकी फितरत को हलाक करना बहुत बड़ा जुल्म है। ये कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर करवट बदल कर कहने लगी, मेरे ख्यालात पहले ऐसे नहीं थे। सच पूछिए तो मुझे सोचने का वकूफ ही नहीं था, लेकिन इस कहत ने मुझे एक बिल्कुल नई दुनिया में फेंक दिया। रुककर एकदम वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं अपनी कॉपी में याददाश्त के तौर पर उसकी चंद बातें नोट कर रहा था। ये आप क्या लिख रहे हैं? मैंने साफगोई से काम लिया और कहा, मैं अफसाना निगार हूं, जो बातें मुझे दिलचस्प मालूम हो नोट कर लिया करता हूं। ओह, तो फिर मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी। 3 घंटे तक नहीफ आवाज में वो मुझे अपनी कहानी सुनाती रही। मैं अब अपने अल्फाज में उसे बयान करता हूं, गैर जरूरी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। बंगाल में जब कहत फैला और लोग धड़ाधड़ मरने लगे तो सकीना को उसके चचा ने एक ओबाश आदमी के पास 500 रुपये में बेच दिया, जो उसे लाहौर ले आया और एक होटल में ठहरा कर उससे रुपया कमाने की कोशिश करने लगा। पहला आदमी जो उसके पास इस गरज से लाया गया एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। कहत से पहले जब रोटी कपड़े की फिक्र नहीं थी, वो ऐसे ही नौजवान के ख्वाब देखा करती थी जो उसका शौहर बने, मगर यहां उसका सौदा किया जा रहा था। एक ऐसे फेल के लिए उसे मजबूर किया जा रहा था जिसके तसव्वुर ही से वो कांप कांप उठती थी। जब वो कलकत्ता से लाहौर लाई गई तो उसे मालूम था कि उसके साथ क्या सुलूक होने वाला है। वो बाशऊर लड़की थी, अच्छी तरह जानती थी कि चंद ही रोज में उसे एक सिक्का बनाकर जगह जगह भुनाया जाएगा। उसको ये सब कुछ मालूम था, लेकिन उस कैदी की तरह जो रहम की उम्मीद न होने पर भी आस लगाए रहता है, वो किसी नामुमकिन हादिसे की मुतवक्के थी। ये हादिसा तो न हुआ, लेकिन खुद उसमें इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वो रात को कुछ अपनी होशियारी से और कुछ उस नौजवान की खामकारी की बदौलत होटल से भाग निकलने में कामयाब हो गई। अब लाहौर की सड़कें थीं और उनके नए खतरे। कदम कदम पर ऐसा लगता था कि लोगों की नजरें उसे खा जाएंगी। लोग उसे कम देखते थे,
लेकिन उसकी जवानी को जो छुपने वाली चीज नहीं थी, कुछ इतना ज्यादा घूरते थे जैसे बरमे से उसके अंदर सुराख कर रहे हैं। सोने चांदी का कोई जेवर या मोती होता तो वो शायद लोगों की नजरों से बचा लेती, मगर वो एक ऐसी चीज की हिफाजत कर रही थी जिस पर कोई भी आसानी के साथ हाथ मार सकता था। 3 दिन और 3 रातें वो कभी इधर कभी उधर घूमती भटकती रही। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, मगर उसने किसी के आगे हाथ न फैलाया, क्योंकि उसे डर था कि उसका ये फैला हुआ हाथ उसकी इस्मत समेत किसी अंधेरी कोठरी में खींच लिया जाएगा। दुकानों में सजी हुई मिठाइयां देखती थी, भटियार खानों में लोग बड़े बड़े नवाले उठाते थे। उसके हर तरफ खाने पीने की चीजों का बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे दुनिया में उसके मकसूम का कोई दाना ही नहीं रहा था। उसे जिंदगी में पहली बार खाने की अहमियत मालूम हुई। पहले उसको खाना मिलता था, अब वो खाने से मिलना चाहती थी। 4 रोज के फाकों ने उसे अपनी ही नजरों में एक बहुत बड़ा शहीद तो बना दिया, लेकिन उसके जिस्म की सारी बुनियादें हिल गईं। वो जो रूहानी तस्कीन होती है, एक वक्त आ गया कि वो भी सिकुड़ने लगी। चौथे रोज शाम को वो एक गली में से गुजर रही थी। जाने क्या जी में आई कि एक मकान के अंदर घुस गई। अंदर चलकर ख्याल आया कि नहीं, कोई पकड़ लेगा और तमाम किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब उसमें इतनी ताकत भी तो नहीं, लेकिन सोचते सोचते वो सहन के पास पहुंच चुकी थी। मलगजे अंधेरे में उसने घड़ोंचियों पर 2 साफ घड़े देखे और उनके साथ ही फलों से भरे हुए 2 थाल, सेब, नाशपातियां, अनार। उसने सोचा अनार बकवास है, सेब और नाशपातियां ठीक हैं। घड़े के ऊपर चिपनी के बजाय एक प्याला पड़ा था। उसने तश्तरी उठाकर देखा तो मलाई से पुर था। उसने उठा लिया और पेशतर इसके कि वो कुछ सोच सके। जल्दी जल्दी उसने नवाले उठाने शुरू किए। सारी मलाई उसके पेट में थी। कितना राहत बख्श लम्हा था। भूल गई कि किसी गैर के मकान में है। वहीं बैठकर उसने सेब और नाशपातियां खानी शुरू कर दी। घड़ोंची के नीचे कुछ और भी था, यखनी। ठंडी थी, लेकिन उसने सारी पतीली खत्म कर दी। एकदम जाने क्या हुआ, पेट की गहराइयों से गुबार सा उठा और उसका सर चकराने लगा। वो उठ खड़ी हुई। कहीं से खांसी की आवाज आई। भागने की कोशिश की, मगर चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो एक साफ सुथरे बिस्तर में लेटी थी। सबसे पहले उसे ख्याल आया, कहीं मैं लूटी तो नहीं गई, लेकिन फौरन ही उसे इत्मीनान हो गया कि वो सही सलामत थी। कुछ और सोचने ही लगी थी कि पतली पतली खांसी की आवाज आई। एक हड्डियों का ढांचा कमरे में दाखिल हुआ। सकीना ने अपने गांव में बहुत से कहत के मारे इंसान देखे थे, मगर ये इंसान उनसे बहुत मुख्तलिफ था। बेचारगी उसकी आंखों में भी थी, मगर उसमें वो अनाज की तरसी हुई ख्वाहिश नहीं थी। उसने पेट के भूखे देखे थे, जिनकी निगाहों में एक नंगी और भौंडी ललचाहट थी, लेकिन उस मर्द की निगाहों में उसे एक चिलमन सी नजर आई, एक धुंधला पर्दा जिसके पीछे से वो डर डर कर उसकी तरफ देख रहा था। खौफजदा सकीना को होना चाहिए, लेकिन सहमा हुआ वो था। उसने रुक रुक कर कुछ झेंपते हुए अजीब किस्म का हिजाब महसूस करते हुए उससे कहा, जब तुम खा रही थीं तो मैं तुमसे दूर खड़ा था। उफ, मैंने किन मुश्किलों से अपनी खांसी रोके रखी कि तुम आराम से खा सको और मैं ये खूबसूरत मंजर ज्यादा देर तक देख सकूं। भूख बड़ी प्यारी चीज है, लेकिन एक मैं हूं कि इस नेमत से महरूम हूं। नहीं, महरूम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद इसको हलाक किया है। सकीना कुछ भी समझ न सकी। वो एक पहेली थी जो बूझते बूझते एक और पहेली बन जाती थी, लेकिन इसके बावजूद सकीना को उसकी बातें अच्छी लगीं, जिनमें इंसानियत की गर्मी थी। चुनांचे उसने अपनी सारी आप बीती उसको सुना दी। वो खामोश सुनता रहा, जैसे उस पर असर ही नहीं हुआ। लेकिन जब सकीना उसका शुक्रिया अदा करने लगी तो उसकी आंखें, जो आंसुओं से बेनियाज मालूम होती थीं, एकदम नमनाक हो गईं और उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, यहीं रह जाओ सकीना, मैं दिक्का बीमार हूं। मुझे कोई खाना, कोई फल अच्छा नहीं लगता। तुम खाया करना और मैं तुम्हें देखा करूंगा। लेकिन फौरन ही वो मुस्कुराने लगा। क्या हमाकत है, कोई और सुनता तो क्या कहता, यानी दूसरा खाया करे और मैं देखा करूंगा। नहीं सकीना, वैसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम यहीं रहो। सकीना कुछ सोचने लगी। जी नहीं, मेरा मतलब है आप इस घर में अकेले हैं और मैं। नहीं नहीं, बात यह है कि मैं। ये सुनकर उसको कुछ ऐसा सदमा पहुंचा कि वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खोसा गया।
जब बोला तो उसकी आवाज खोखली थी। मैं 10 बरस तक स्कूल में लड़कियां पढ़ाता रहा हूं। हमेशा मैंने उनको अपनी बच्चियां समझा। तुम एक और हो जाओगे। सकीना के लिए कोई और जगह ही नहीं थी। चुनांचे उस प्रोफेसर के हाथ ठहर गई। वो 1 बरस और चंद महीने जिंदा रहा। इस दौरान में बजाय इसके कि सकीना उसकी खबरगीरी करती, उल्टा वो जो कि बीमार था उसको आराइश व आराम पहुंचाने में कुछ इस बेकली से मसरूफ रहा जैसे डाक जाने वाली है और वो जल्दी जल्दी एक खत में जो बात उसके जेहन में आती है लिखता जा रहा है। उसकी इस तवज्जो ने सकीना को, जिसे तवज्जो की जरूरत थी, चंद महीनों में निखार दिया। अब प्रोफेसर उससे कुछ दूर रहने लगा, मगर उसकी तवज्जो में कोई फर्क न आया। आखिरी दिनों में अचानक उसकी हालत खराब हो गई। एक रात जबकि सकीना उसके पास ही सो रही थी, वो हड़बड़ाकर उठा और जोर से चिल्लाने लगा, सकीना सकीना। ये चीखें सुनकर सकीना घबरा गई। प्रोफेसर की धसी हुई आंखों में वो जो चिलमन सी हुआ करती थी मौजूद नहीं थी। अब एक अथाह दुख सकीना को उनमें नजर आया। प्रोफेसर ने कांपते हुए हाथों से सकीना के हाथ पकड़े और कहा, मैं मर रहा हूं, लेकिन इस मौत का मुझे दुख नहीं, क्योंकि बहुत सी मौतें मेरे अंदर वाक़ा हो चुकी हैं। तुम सुनना चाहती हो मेरी दास्तां, जानना चाहती हो मैं क्या हूं? सुनो, मैं एक झूठ हूं, बहुत बड़ा झूठ। मेरी सारी जिंदगी अपने आप से झूठ बोलने और फिर उसे सच बनाने में गुजरी है। उफ, कितना तकलीफ देह, गैर फितरी और गैर इंसानी काम था। मैंने एक ख्वाहिश को मारा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इस कत्ल के बाद मुझे और बहुत से खून करने पड़ेंगे। मैं समझता था कि एक मसाम बंद कर देने से क्या होगा, लेकिन मुझे इसकी खबर नहीं थी कि मुझे अपने जिस्म के सारे दरवाजे बंद कर देने पड़ेंगे। सकीना, ये मैं जो कुछ कह रहा हूं फलसफियाना बकवास है। सीधी बात यह है कि मैं अपना कैरेक्टर ऊंचा करता रहा और खुद इंतहाई पस्तियों के दलदल में धंसता चला गया। मैं मर जाऊंगा और ये कैरेक्टर, ये बेरंग फुरेरा मेरी खाक पर उड़ता रहेगा। वो तमाम लड़कियां जिन्हें मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, कभी मुझे याद करेंगी तो कहेंगी एक फरिश्ता था जो इंसानों में चला आया था। तुम भी मेरी नेकियों को नहीं भूलोगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब से तुम इस घर में आई हो, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारी जवानी को दुस्दीदा निगाहों से न देखा हो। मैंने तसव्वुर में कई बार तुम्हारे होंठों को चूमा है, कई बार मैंने तुम्हारी बाहों पर अपना सर रखा है, लेकिन हर बार मुझे उन तस्वीरों को पुर्जे पुर्जे करना पड़ा। फिर उन पुर्जों को जलाकर मैंने राख बनाई कि उनका नामो निशान तक बाकी न रहे। मैं मर जाऊंगा। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि अपने इस ऊंचे कैरेक्टर को एक लंबे बांस पर लंगूर की तरह बिठा देता और डुगडुगी बजाकर लोगों को इकट्ठा करता कि आओ देखो और इबरत हासिल करो। इस वाकया के बाद प्रोफेसर सिर्फ 5 रोज जिंदा रहा। सकीना का बयान है कि मरने से पहले वो बहुत खुश था। जब वो आखिरी सांस ले रहा था तो उसने सकीना से सिर्फ इतना कहा, सकीना, मैं लालची नहीं। जिंदगी के ये आखिरी 5 दिन मेरे लिए बहुत हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी 5 दिन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।